Then to all the amazing learners, welcome to your online classes of history. So I, your Soumya ma'am, dear student, is taking up your lectures of chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. So till now we have covered much topic in this lecture. And I have already informed you all that today's lecture will be the last lecture of this topic, as we will be discussing about the conclusion of the chapter in this lecture. Therefore, dear student, without wasting much time, let's come to our topic of today's class. We'll see about the topic of the global influence of the Russian Revolution and the USSR. कि फाइनली ये जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था, इसका ग्लोब में क्या इन्फ्लुएंस हुआ. जो सोशलिस्ट पार्टी थे या सोशलिस्ट पार्टी के कई लोग थे, उन्हें नहीं पसंद आया रशिया में जिस तरीके से बोल्शेविक ग्रो कर रहा था. मतलब कि हमने देखा लेनिन भी एकदम क्रूअल डिक्टेटर था और स्टालिन भी एकदम क्रूअल सा पर्सन था. तो जो सोशलिस्ट मेंटालिटी के लोग जो सपोर्ट करते थे, वो फिर भी जो है भले ही वो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, बट वो लेनिन और स्टालिन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे. तो हालांकि जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट को बिलीव करते थे, वो लोग स्टालिन और लेनिन के आइडियाज़, मतलब कि बोल्शेविक पार्टीज़ के आइडियाज़ के अगेंस्ट थे, पर फिर भी उन्होंने सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया. क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि वो बोल्शेविक के अगेंस्ट थे, सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट नहीं थे. और सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है, उसने पूरी दुनिया को अवेकन कराया वर्कर्स या इंडस्ट्रियल लेबर्स के करंट सिनेरियो की तरफ, कि उनकी कितनी बुरी हालत होती थी इंडस्ट्रीज़ में. तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे सपोर्टर्स भी पूरे वर्ल्ड में निकल के आए. और इसीलिए हमने पढ़ा था कि ग्रेट ब्रिटेन में भी कई सारी सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म होने लगी थी, फ्रांस में भी फॉर्म हुई थी. कम्युनिस्ट पार्टी एक बहुत ही फेमस पार्टी थी जो पहली बार यूरोप से बाहर फॉर्म हुई थी, मतलब कि ग्रेट ब्रिटेन में फॉर्म हुई थी. बाहर की कंट्रीज़ जो रशिया में नहीं थी, उसके लोगों ने भी रशियन के कॉन्सेप्ट सोशलिज्म में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया. एज ए रिज़ल्ट जो नॉन रशियन पीपल थे, वो यूएसएसआर में आते थे, मतलब कि रशिया में आते थे उस वक्त के, और वहाँ पे आके वो एक पार्टी के मेंबर बनते थे जिसका नाम था कांग्रेस या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट. और ये पार्टी कब इस्टेब्लिश हुई थी? इन द ईयर 1920. तो जितने भी पूरे वर्ल्ड में सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट को बिलीव करने वाले लोग थे, और वो भले ही वो नॉन रशियन थे, रशिया की कंट्री के नहीं थे, वो रशिया आते थे और रशिया की पार्टी जो थी कांग्रेस या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, उसमें पार्टिसिपेट करते थे. और ये पार्टी फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1920 में. और इसी को देखा बोल्शेविक ने भी अपनी एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम था कोमिंटन, मतलब कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का शॉर्ट फॉर्म. बोल्शेविक पार्टी ने भी अपना एक कमेटी फॉर्म की थी, और इसके तहत उन्होंने पूरे यूएसएसआर में बहुत सारी कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश कर दी थी फॉर द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट नाम से. यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट, मतलब कि जितने भी नॉन रशियन पीपल थे जो रशियन कंट्री में नहीं रहते थे, आसपास की कंट्री में रहते थे, के लिए यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हो गई थी ताकि वो वहाँ पे आए और सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें, डिग्री ले सकें. तो उसी का नाम था यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट. सो अब हम देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ईयर तक सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस मिल चुका था. मतलब कि अब सोशलिज्म सिर्फ रशिया में नहीं जाना जाता था, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ में सोशलिज्म के बारे में पता चल गया था. तो एक तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हम क्या जानते हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हम समझते हैं कि वो टाइम पीरियड जो वैरी करता है फ्रॉम द ईयर ऑफ 1945 टू 1950s, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते यूएसएसआर का जो सोशलिज्म था, कॉन्सेप्ट था, उसको एक ग्लोबल फेस मिल चुका था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी. एट द सेम टाइम 1950s में जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने जब काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी की, तो उन्हें पता चला कि जैसा यूएसएसआर में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था जिस सोशलिज्म को अचीव करने के लिए, वैसा तो नहीं आया. क्योंकि हमने देखा ना कि बोल्शेविक पार्टी कैसे रूल अपना जबरदस्ती इस्टेब्लिश करने लगी थी. हालांकि वो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को बिलीव करती थी, फिर भी वो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित करने लगी थी. तो रशियन रेवोल्यूशन जो है वो तो डिफरेंट था.
पर फिर भी जो है सोशलिस्ट मूवमेंट को पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला। क्यों मिला? क्योंकि सोशलिज्म जो है सबसे लोअर सेक्शन ऑफ द पीपल जो होता है, जो किसी कंट्री की डेवलपमेंट में मदद करता है, वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, उनको सपोर्ट करता था, उनको अच्छी लिविंग प्रोवाइड करता था। इसीलिए जो है ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट सोवियत यूनियन से निकल के पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। पूरी दुनिया ने देख लिया कि कैसे एक बैकवर्ड कंट्री रशिया जो है वो एक ग्रेट पावर बन गई थी। उसने अपनी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर लिए थे, एग्रीकल्चर में भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं, बट इतना हुआ था कि पुअर्स को फूड फीड कर दिया जा रहा था। हालांकि यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी जैसे पार्टीज़ ने लोगों के बेसिक राइट टू फ्रीडम भी रिजेक्ट किए थे और बहुत ही रिप्रेसिव पॉलिसीज़ या टॉर्चरस पॉलिसीज़ को अपनाया था। फिर भी बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी एक सोशलिज़म के कॉन्सेप्ट को, यूएसएसआर को, रशिया को पूरा वर्ल्ड अब जानने लगा था। उसे एक इंटरनेशनल रेपुटेशन मिल गई थी और सोशलिस्ट आइडियाज़ के बारे में पूरे वर्ल्ड में कई सारे इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर, फिलोसफर डिस्कस कर रहे थे। हम देख सकते हैं कि ये आइडिया जो है सोशलिज़म का, वो डिफरेंट तरीके से लोगों ने डिफरेंट देखा। बोल्शेविक ने दूसरा देखा, जो गरीब जनता थी उन्होंने दूसरे तरीके से देखा, स्कॉलर्स ने दूसरे तरीके से देखा, पर फिर भी ये इस मेथड को, इस कॉन्सेप्ट को खासी पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी। So my dear student, with this only we have ended or completed our chapter number 2, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. As you can see, we have studied much in this chapter about liberal, radicals, conservatives, about industrial society and social change. Then we studied the coming up of socialism in Europe, support for socialism. Then we came to the Russian Revolution. In that we studied the Russian Empire in 1914, economy and society, socialism in Russia, a turbulent time, the 1905 revolution, the First World War and the Russian Revolution. Then we came to the February Revolution in the Petrograd. In that we studied what changes came after February. Then the revolution of October 1917. After that we studied in the lectures that what changed after October. In that we discussed in detail about a civil war, making a socialist economy, Stalinism and collectivization. Then we came to the conclusion of the chapter, that was the global influence of Russian Revolution and the USSR. So dear student, as you can see, we have much covered the syllabus of your examination for class 9. We have completed 2 chapters. Now what you have to do, you have to go through its lectures again and again if you have any doubt, and maintain a copy so that your writing skill, vocabulary and accuracy of answers can be improved. With this only I end up today's session. Our next chapter is the Nazism and the rise of Hitler. This is also a very interesting chapter because in this you will learn about the greatest dictator of all time, that was the Hitler, about his society, about his party, about his people, about the condition of the people in his era. So stay tuned to our channel. Don't forget to like, share and subscribe. Stay well, stay blessed, keep studying. Have a good day. Thank you for watching. Jai Hind.